तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है, अभी आप प्रोटिस्टा के अंदर ये बातें समझ गए हैं। प्रोटिस्टा कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहले क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हिंदी में इसे प्रोटोजोआ कहते हैं और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। और जंतु समान प्रोटिस्टा क्या कहते हैं? जंतु समान प्रोटिस्टा। बहुत अच्छा, एकदम एक साथ तो बोल रहे हैं। जंतु समान प्रोटिस्टा। जंतु समान प्रोटिस्टा, या फिर इंग्लिश में इसे कहना है तो क्या कहेंगे? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। क्लियर हो गया ना? अब बताइए, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा या जंतु समान प्रोटिस्टा आपके सिलेबस में कहाँ है ये समझ लीजिए। तो आप लोग पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से पहले क्या पढ़ लिए थे? मोनेरा। प्रोटिस्टा से पहले क्या पढ़े थे? मोनेरा। जब प्रोटिस्टा पढ़े तो आप वहां पर देखें कि प्रोटिस्टा 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3। पहला क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। रुके, एक एक बताइए। पहला क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दूसरा एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई, या इस तरह से भी कह सकते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और एनिमल लाइक। तीनों को किसी भी क्रम में आप बोल सकते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा तो आप पहले पढ़ लिए थे। इसके बाद फिर क्या आ गया? फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, इसे भी पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको फिर हम आगे पढ़ा देंगे। अब आप लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी कि जंतु समान प्रोटिस्टा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोजोआ या फिर जंतु समान प्रोटिस्टा की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ध्यान से आप लोग समझिएगा। BRIEF, ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री हिंदी में क्या कहेंगे? संक्षिप्त इतिहास। क्या कहेंगे? संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास हम लोग सबसे पहले इसका देख लेते हैं। चल रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ब्रीफ हिस्ट्री यानी कि संक्षिप्त इतिहास। अब इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है ये समझिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है या प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा है, इसका स्टडी सर्वप्रथम किसने किया देखेंगे। तो सर्वप्रथम अध्ययन सर्वप्रथम अध्ययन एक वैज्ञानिक ने किया जिसका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। LEEUWENHOEK। देखिए स्पेलिंग थोड़ा कठिन है, लीवेनहॉक पढ़ा जाता है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसका ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम इसका अध्ययन किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और कब किया? इसका सन भी नोट कर लीजिए। तो 1677 में। कब किए? 1677 में। और प्रोटोजोआ नाम किसने दिया या शब्द किसने दिया? तो ये भी प्रोटोजोआ शब्द ये दूसरे वैज्ञानिक थे। प्रोटोजोआ शब्द, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया?
नहीं, गोल्डफश नामक वैज्ञानिक। प्रोटोजोआ शब्द नहीं, प्रोटिस्टा शब्द नहीं, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा तो बीत गया। प्रोटोजोआ शब्द जो है वो गोल्डफश नामक वैज्ञानिक ने दिया था। गोल्डफश, गोल्डफश। और किस सन में दिया था? तो 1817 में। 3 चीजें हो गई, 2 चीजें। सर्वप्रथम इसका अध्ययन किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek। कब किए? 1677। और प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? गोल्डफश नामक वैज्ञानिक। और कब दिए? 1870। अब प्रोटोजोआ का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ये भी समझ लीजिए। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन, प्रोटोजोआ का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ क्या कहलाती है? प्रोटोजूलॉजी। ये भी याद रखना, प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी। जैसे जीवों का अध्ययन करना क्या है? बायोलॉजी। जंतुओं का अध्ययन क्या करना? जूलॉजी। पौधों का अध्ययन करना क्या? बॉटनी या फाइटोलॉजी भी कहते हैं, बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहते हैं। उसी तरह से प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाएगा? प्रोटोजूलॉजी। तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में 3 बातें याद रखना। सबसे पहली बात याद रखना कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek, शाबाश। और प्रोटोजोआ शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? गोल्डफश नामक वैज्ञानिक। और प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोजूलॉजी। ये ब्रीफ हिस्ट्री हो गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, तो आप लोग भी पेन बदल करके हेडिंग लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जाता है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं? प्रमुख लक्षण, प्रमुख लक्षण। अब प्रमुख लक्षण में भी हेडिंग वाइज रहेगा, कई हेडिंग है इसमें। प्रमुख लक्षण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका हैबिट एंड हैबिटेट। क्या देखेंगे? एक तरह से समझिए तो इसके अंदर हम 2 ही हेडिंग पढ़ेंगे। पहला ए जिसका नाम क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री। और दूसरा बी जिसका नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हो, कई तरह के इसके कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहला हम लोग कैरेक्टर जो है इसमें देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। पहला देखिए क्या है? हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। इंग्लिश में हैबिट एंड हैबिटेट और हिंदी में कहते हैं वास स्थान एवं स्वभाव। वास स्थान एवं स्वभाव। क्या कहते हैं? वास स्थान एवं स्वभाव। तो इनका वास स्थान क्या है और स्वभाव क्या है, यही इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आप याद रखना कि यह कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? ये विश्वव्यापी होते हैं, विश्वव्यापी यानी कि पूरे दुनिया भर में प्रोटोजोआ के एनिमल पाए जाते हैं, पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में पाए जाते हैं, अमेरिका में नहीं, अमेरिका में पाए जाते हैं, इंग्लैंड में नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोटोजोआ के एनिमल हैं वो पूरे दुनिया भर में पाए जाते हैं। तो विश्वव्यापी का मतलब समझ गए? कॉस्मोपॉलिटन आपके लिए एक नया शब्द होगा, इसके पहले शायद यह शब्द आपके सामने नहीं आया था। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? विश्वव्यापी। याद हो गया एक शब्द? एकदम एक एक शब्द कैच करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब तो ये है नहीं, छूट जाएगा, आप देख लेंगे, है कि नहीं है लेक्चर। तो अब याद करने का प्रयास करिए, हम देखते हैं कितने % आप लोग एकदम तुरंत कवर कर लेते हैं।
जितने हैं सब मुझे विद्वान ही दिख रहे हैं, क्योंकि अब लगभग सभी लोग मेहनत करना चालू कर दिए हैं। तो सब लोग कैच करने का प्रयास करिए, हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा कौन शब्दों को सीख जा रहा है। और शब्दों पर ही टिकी हुई है बायोलॉजी, आप जानते ही हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन एक शब्द आप नया आज सीखे ना। अगला शब्द देखते हैं, आप लोगों के लिए नया है कि पुराना है। तो अगला शब्द है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म। कौन बोल रहा है? सूक्ष्म, बहुत अच्छा, सूक्ष्म। मतलब ये अति सूक्ष्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? एक शब्द ये भी आप सीख गए। तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगला शब्द है एक्वेटिक। ये बताइए क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है? जलीय। क्या होते हैं? जलीय। मतलब आप समझ गए होंगे कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। अगला शब्द है फ्री लिविंग। क्या होते हैं? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र जीवी। क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी। इसका मतलब क्या हुआ? जलीय का मतलब तो जान गए कि जल में पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी का मतलब कि फ्री, तैरते रहते हैं पानी में। ऐसा नहीं है कि किसी लकड़ी से चिपके रहेंगे, किसी पत्थर से चिपके रहेंगे, चट्टान से चिपके रहेंगे, ऐसा नहीं। ये एकदम स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री रूप से पानी में तैरते रहते हैं। इतना जान गए आप लोग। अब इसके बाद फिर देखिए क्या है, स्वतंत्र जीवी के साथ साथ पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी। क्या होते हैं? परजीवी। परजीवी का मतलब क्या मैंने बताया था? हाँ, दूसरे पर तो रहते ही हैं लेकिन बीमारी भी फैलाते हैं। सही बता रही है। देखिए एक होता है परपोषी। परपोषी का मतलब दूसरे के ऊपर रह रहे हैं। अब बीमारी फैलाएंगे कि नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप परजीवी कह दिए तो यह निश्चित हो गया कि यह जिस प्राणी के ऊपर रहेंगे उस पे बीमारी भी फैलाएंगे। तो इसके सामने हम लिख दे रहे हैं गंभीर बीमारी भी फैलाते हैं। गंभीर बीमारी भी फैलाते हैं। और जो बीमारी फैलाते हैं, बीमारी फैलाने वाला एक एनिमल का मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पर, वो है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। और जो बीमारी फैलाता है उसका भी नाम लिख दूं, मलेरिया। कौन सी बीमारी फैलाता है? मलेरिया। अब बताइए अपने क्षेत्र में आसपास कभी सुने हैं किसी को मलेरिया हुआ हो जाता है? सुने होंगे। अच्छा, आप ये सुने होंगे कि मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है। ये बात सुने हैं कि नहीं? जरूर सुने होंगे। तो मलेरिया मच्छर काटने से होता है, तो फिर बीच में प्लाज्मोडियम कहाँ से आ गया? चलो बताओ तुम लोग। जिस मच्छर से होता है उसका नाम है एनोफिलीज। क्या नाम है? एनोफिलीज। दिख रहा है कि नहीं उसमें? एनोफिलीज। एनोफिलीज मच्छर का नाम है। तो बताओ, आज तो आप ये जान गए कि प्लाज्मोडियम से होता है, इसके पहले जानते थे कि मच्छर से होता है। तो क्या इनके बीच मतलब रहस्य है? प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल है, यानी प्रोटोजोआ फाइलम का एक प्राणी है। वास्तविक रूप से एनिमल नहीं होते हैं, एक प्राणी है। प्राणी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। किस व्यक्ति में रहेगा? जिसको मलेरिया हुआ है। समझ गए? अब उसको काट लिया मच्छर, तो मच्छर जब काटेगा तो बताओ उसका ब्लड चूसेगा कि नहीं? तो उसके पेट में चला गया ब्लड, मच्छर के पेट में। अब जिसको काटा उसको मलेरिया था, अब फिर वही मच्छर, वही प्लाज्मोडियम चला गया मच्छर के अंदर, और वही मच्छर आकर के काट लिया उसको जिसको पहले से मलेरिया नहीं था। तो बताओ उसको मलेरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसके ब्लड, मच्छर के ब्लड में क्या था? प्लाज्मोडियम। अब सोचो कितना छोटा होगा कि मच्छर अपनी पतली सूंड से चूस लेता है। बहुत छोटा होगा तभी तो ब्लड के साथ, और फिर जब काट लिया उसको जिसको मलेरिया नहीं था तो उसको भी हो जाएगा। अब फिर उससे काट लिया तीसरे को तो उसको भी हो जाएगा, है कि नहीं है? एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि मच्छर कभी नहीं काटता है, मच्छरनी ही काटती है।
ये सुने होंगे आप लोग, 10 में भी मैं ये बातें बताया था कि फीमेल मच्छर ही काटती है, यानी मादा जो मच्छर होती है वही काटती है, यानी कि नर मच्छर कभी काटते नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नर मच्छर नहीं काटते हैं तो फिर वो कैसे जीवित रहते होंगे। तो वे इस प्रकार जीवित रहते हैं कि जैसे कोई फूटा हुआ या सड़ा हुआ फल मिल गया, खुला रखा हुआ भोजन मिल गया, खुली रखी हुई मिठाई मिल गई, उस पे से चूस लेते हैं। क्या मक्खियाँ काटती हैं, लेकिन वो भी तो जीवित रहती हैं। उनका मुंह ही नहीं होता है काटने लायक, यानी जो मच्छर होते हैं उनका मुंह जो है वो पियर्सिंग टाइप का नहीं होता है, नुकीला नहीं होता है कि कहीं बॉडी में धंसा दें। वो धंसा ही नहीं पाएंगे तो काटेंगे कहाँ से। तुम लोग भी समझ गए ना। मादा मच्छर काटते हैं कि नर, यानी खून चूसने का काम महिला करती है कि पुरुष? महिला ही करती है। ये हर प्राणी में है, समझ गए ना। तो प्लाज्मोडियम किस फाइलम का एनिमल है, प्राणी है? प्रोटोजोआ। अब मच्छर से वह केवल फैलता है, मच्छर बेचारे का दोष है नहीं, वो बीमारी फैलाने के लिए थोड़ी गया था, वो तो ब्लड चूसने गया था और उसी ब्लड में आ गया कौन? प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गया। तो ये पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी होते हैं। एक बात और याद रखना, ये सिंगल भी होते हैं। सिंगल का मतलब अकेले अकेले भी रहते हैं, और कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनियल, समझ गए। अब तुम लोगों को भाषा बायोलॉजी की आ गई है, अपने से भी पकड़ ले रहे हैं। सोचिए जब शुरू में तुम लोग आए थे इसमें तो तुम लोगों को बायोलॉजी का ब भी नहीं पता था। ये बात है कि नहीं है? लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीजें सीख रहे हैं। तो अब हो गया, यानी कि हैबिट एंड हैबिटेट, यानी वास स्थान एवं स्वभाव, इतना आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी शेप, साइज एंड कलर। देखो, शेप, साइज एंड कलर। शेप, साइज एंड कलर हिंदी में क्या कहेंगे? आकृति, माप एवं रंग। आकृति, माप एवं रंग, ठीक है। बुक में कुछ कुछ शब्द आपके नहीं लिखे होंगे, मैंने कई बुकों से मिला करके नोट्स तैयार किया है। तो एक बुक आप पढ़ करके, मतलब केवल मेरा ही पढ़ करके आप सारी चीजें जान जाएंगे, जबकि मैंने बहुत ही मेहनत से इस तरह का तैयारी किया हुआ है। तो आकृति, माप एवं रंग आपके लिए आसान भी तो होना चाहिए ताकि आप पकड़ सके। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोश की, शाबाश। यूनिसेलुलर, एक कोश की, लिखना नहीं पड़ेगा, एकदम आप जान जाएंगे। दूसरा यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर विकसित केंद्रक हो, ये भी समझ जाएंगे ना। अब हम लोग देखते हैं शेप इसके कैसे होते हैं। तो देखिए इसके जो शेप होते हैं वो सबसे पहले जान लीजिए कि ये ओवल होते हैं। ओवल का मतलब क्या होता है? अंडाकार। ओवल मीन्स क्या होता है? अंडाकार। अंडे की तरह से भी होते हैं, सोचो। अगला क्या है? स्फेरिकल। कैसे होते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलाकार। गोलाकार, ये गोल भी होते हैं, अंडे की भी तरह से होते हैं, और स्पिंडल भी होते हैं। स्पिंडल, स्पिंडल। स्पिंडल मीन्स क्या होता है? मूली के आकार का, या फिर तर्क रूप भी कहते हैं। तर्क रूप। ऐसे तैयारी बनाएंगे तो कुछ दिन में हमसे भी तेज हो जाएंगे आप लोग। है कि नहीं है? तर्क रूप। एक बात ये भी याद रखना, स्लीपर लाइक भी होते हैं। स्लीपर लाइक, हाँ, स्लीपर लाइक। स्लीपर लाइक, स्लीपर मीन्स क्या होता है? चप्पल।
वो भी सब, हाँ वो भी सभी चप्पल नहीं जो आप स्लीपर घर पे पहनते हैं। बाकी अब तो सैंडल एक से एक आ रहे हैं कि वैसा कोई प्राणी ही नहीं इसमें है कि नहीं है। अगर सभी चप्पल की बात करेंगे तो संभव नहीं है। एक चप्पल आता है उसकी एड़ी इतनी ऊंची होती है, वैसा कोई एनिमल नहीं होता है। और शायद ही इसमें से कुछ लोग पहन पाएंगे वो चप्पल। तुम लोग पहन लेते हो वो चप्पल, पहन के चल लोगे? संभव नहीं है। हम तो 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो चप्पल की भी तरह से होते हैं, स्लीपर एनिमल कहते हैं। चप्पल की तरह से कौन होता है? पैरामीशियम, याद रखना, पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो शेप तो समझ गए। अब साइज इनकी क्या होती है? तो साइज इनकी 0.001 mm से 0.001 mm से 3 mm तक, 3 mm तक, 0.001 mm से 3 mm। तो शेप हो गया, साइज हो गई, यानी आकृति हो गई, माप। अब कलर, इनका कलर कैसा होता है? तो ये कलरलेस होते हैं। नहीं, कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन, रंगीन नहीं, रंगहीन, रंगहीन। तो शेप, साइज हो गया, कलर हो गया। अब देखिए हम लोग इसका देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, ये हेडिंग का क्रम लिखिए। देखिए पहला क्या था? हैबिट एंड हैबिटेट, और दूसरा क्या हो गया? शेप, साइज एंड कलर, और तीसरा होगा बॉडी स्ट्रक्चर। यानी तीसरा क्या होगा? बॉडी स्ट्रक्चर। शाबाश। शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। अच्छा किए बता दिए, वरना हमें भी ये बातें पता नहीं थी। बिल्कुल, शारीरिक संरचना। तो सबसे पहले आप जानते रहिए कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल होते हैं उनकी बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की होती है। कैसी होती है? प्रोटोप्लाज्मिक। तो इनकी बॉडी जो होती है वो प्रोटोप्लाज्मिक होती है, प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि जीव द्रव्य स्तर की होती है, जीव द्रव्य स्तर की होती है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मतलब जीव द्रव्य स्तर की बॉडी होती है। अब इस बात को समझिए, ये आप लोग नहीं जानते हैं। देखिए इनकी बॉडी के अंदर केवल प्रोटोप्लाज्म ही पाया जाता है। अभी हम लोगों के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, सेल यानी कोशिका है, टिश्यू यानी ऊतक है, बॉडी के अंग हैं, बॉडी के सिस्टम है, पूरी बॉडी तब बनी है कि नहीं है? लेकिन इनकी बॉडी में जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर एलिमेंट आते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि एक ही कोशिका होती है तो इसके अंदर सिर्फ क्या रहेगा? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये फिर बात आ गई कि नहीं आ गई? ये क्या होते हैं जरा बताओ, कौन बता सकता है? एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूरी कोशिका है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्म होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस से बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर, यानी पूरा ये भी, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको भी, और ये जो है इसके अंदर, सबको मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और वही शब्द यहाँ पर आया हुआ है कि नहीं? तो इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो पहली बात हो गई कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में प्रोटोप्लाज्म होता है। अब इसके बाद देखिए इनकी जो बॉडी होती है वह यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है। यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक केंद्रक। कैसे जान गए? एक केंद्रक, एक, न्यूक्लिएट का मतलब केंद्रक। ठीक, यूनिन्यूक्लिएट हो गया। और मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं।
मल्टी न्यूक्लिएट। हाँ, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक से अधिक केंद्र। आप खुद ही जानकार हैं, लिखने की क्या जरूरत है। तो यूनी न्यूक्लिएट भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। एक बात ये भी याद रखना कि इनके बाहर पेलिकिल होती है, बाहर पेलिकिल। पेलिकिल क्या है? इनकी बॉडी की कवरिंग है। और कभी कभी इनकी बॉडी के बाहर जो है कंकाल भी पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल भी होता है। तो इतनी सारी चीजें आप पढ़ लिए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर तक देख लिए हैं और कुछ इसमें चीजें छूटी नहीं है। तो आपने देख लिया इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के अंदर इसका हैबिट एंड हैबिटेट यानी वास स्थान एवं स्वभाव। वास स्थान स्वभाव में आपने देखा कि पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी रहते हैं और परजीवी भी रहते हैं। गंभीर बीमारी भी फैलाते हैं। उस गंभीर बीमारी का नाम क्या है? मलेरिया। और किस मच्छर के काटने से होती है? एनोफिलीज। एनोफिलीज किस चीज को ढोता है? तो प्लाज्मोडियम, यानी इस फाइलम का जो जंतु है वो क्या है? प्लाज्मोडियम ही है। और ये सिंगल भी होते हैं, अकेले अकेले भी रहते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं। दूसरा आपने देखा कि शेप, साइज एंड कलर, यानी कि इसका ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अंडाकार होते हैं, गोल भी होते हैं, तर्क की तरह से, मूली की भी तरह से, चप्पल की तरह से होते हैं, है कि नहीं है? यही एक बार मैं पढ़ा रहा था तो बगल वाले क्लास के लोग सुने थे तो कह रहे थे कि ये बायोलॉजी में क्या जूता चप्पल पढ़ते हैं। तो ये जूता चप्पल नहीं, चप्पल के आकार के होते हैं, है कि नहीं है? और इनकी जो साइज होती है वो 0.001 mm से 3 mm तक, और कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। और बॉडी स्ट्रक्चर जो इनकी होती है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की होती है, यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म ही पाया जाता है। इसमें कोई सेल नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, कोई अंग नहीं है, सिर्फ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और यह यूनी न्यूक्लिएट यानी एक केंद्रकीय भी हो सकते हैं, बहु केंद्रकीय भी हो सकते हैं। इनके बाहर पेल्किल होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक कंकाल भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें हो गई है। इसके बाद इसमें पोषण कैसे होता है, प्रचलन कैसे होता है, यानी चलते कैसे हैं, सांस कैसे लेते हैं, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इन सारे डिटेल के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? बाकी जो इसका नोट्स मेरे हाथों से लिखा हुआ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप अपने घर अपने फोन में खोल करके पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक ना?